सीमा के मुताबिक पाकिस्तान में उसकी जिंदगी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। वो खुश नहीं थी, लेकिन उसके पहले पति गुलाम हैदर ने उसके दावों पर सवाल खड़े किए हैं। और उसके मुताबिक सीमा की जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। सऊदी से वो पैसे भेजता था, उसने कोई कमी नहीं होने दी। ये कहता खुश नहीं था। अब इंडियन भाई बहनों से पूछ सकते हैं कि 3 स्मार्टफोन किसके पास होते हैं? 3 स्मार्टफोन, खाना पीना हर चीज ऐसे आराम से ये सुकून की जिंदगी गुजार रहा था। मारपीट कौन कर रहा था? सीमा का ये भी दावा है कि गुलाम हैदर से वो तलाक ले चुकी थी, लेकिन सीमा के पहले पति के मुताबिक उसने तलाक कभी दिया ही नहीं। तो वहाँ तलाक बोलकर डिवोर्स उन्होंने दिया या आपने दिया? मैंने कभी नहीं दिया, उन्होंने दिया था। आदमी का ही माना जाता है, औरत की तो आपको पता है कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। अभी जो वो कह रहा है कि हैदर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे तलाक दे, मैंने बोला मैं तलाक आपको कभी भी नहीं दूंगा। अभी भी तुम मेरी पत्नी है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप एक नामहरम के साथ रह रहे हो। इसलिए इस प्रेम कहानी का पूरा सच सामने अभी आना बाकी है, क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा है। अब बात करेंगे केदारनाथ मंदिर की भी, जहां मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। केदारनाथ मंदिर में अब श्रद्धालु वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकेंगे। मंदिर परिसर में रील बनाने के ट्रेंड को देखते हुए मंदिर समिति ने मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगाने का फैसला किया है। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर सीएम योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक कर सीएम योगी ने सभी देशवासियों के सुख समृद्धि के साथ लोक कल्याण की प्रार्थना की। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में पावन स्नान किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बनारस के गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने गंगा स्नान कर विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के दूसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की गई। सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में सुबह हुई बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर एक बार फिर बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में अभी भी कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी नजर आईं, जिससे लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आईटीओ में एक बार फिर दरिया बनी सड़कों में गाड़ियां रेंगती नजर आईं। कई फीट तक पानी भरे होने की वजह से वहां अभी भी रास्तों को बंद रखा गया है। मंडी हाउस की तरफ से रास्ता होकर के आता है, उस रास्ते को अभी फिलहाल के लिए उसे बंद जरूर किया गया है, क्योंकि दोनों तरफ आईटीओ में यदि कहा जाए तो पानी भरा हुआ है। इस दौरान वहां सड़क के दोनों किनारों को जोड़ने वाले ब्रिज की सीढ़ियां भी पानी में काफी ऊंचाई तक डूबी नजर आईं, जिससे वहां तक पैदल पहुंच पाना भी आसान नहीं था। वहीं कुछ इलाकों में पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद भी घुटनों तक भरे पानी में लोग डूबकर चलने को मजबूर नजर आए। क्योंकि राजधानी में यमुना नदी के पानी की वजह से अभी भी कई इलाकों में हालात मुश्किल बने हुए हैं। कहीं पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी को निकालने के लिए, तो कहीं निकासी की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे वीवीआईपी इलाके हैं जो इस आपदा के अब भी गवाह बने हुए हैं। इस बीच राजघाट की भी तस्वीरें सामने आई, जो पूरी तरह से पानी में डूबा दिखाई दिया। यहाँ के हालात जस के तस बने हुए हैं। पानी की सही से निकासी नहीं होने की वजह से राजघाट पूरा पानी में डूबा हुआ है, जिसके बाद राजघाट की सड़क पर भरे पानी को निकालने के लिए वहां एक दीवार को तोड़ दिया गया। यहाँ पर से पूरी एक दीवार तोड़ी गई है, वहाँ से एक रास्ता बनाया गया है। जो मिट्टी थी नाले की वो साफ की गई है और अब पानी काफी तेज गति से जो है वो निकल रहा है। इसके साथ ही पानी की निकासी के लिए मशीनों से रास्ता भी बनाया गया। सड़क के किनारे किनारे जितने भी पत्थर लगे थे या जो भी मिट्टी थी उसको और जो ढलान नुमा की बनाया जा रहा है, ताकि काफी तेज बहाव से जो है पानी वो यहाँ से निकल सके। बताया गया कि सड़क किनारे जमी मिट्टी और पत्थरों की वजह से वहां जलभराव हुआ था। इस बीच यमुना नदी पर बने 150 साल पुराने लोहे के पुल से पानी कम होने के बाद वहां से एक बार फिर रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है। ये पुल 1866 में खोला गया था, जिसे इंजीनियरिंग की असाधारण उपलब्धि माना गया। 1866 में इसे कलकत्ता और दिल्ली के रेल नेटवर्क को जोड़ने के लिए खोला गया था। तब से ये पुल इस्तेमाल में हो रहा है और एक तरह से इसे यमुना के पानी के खतरे के स्तर को मापने का बिंदु भी माना जाता है। उफान पर आई यमुना का पानी जब इस पुल पर पहुंचा था तो इसे बंद कर दिया गया, लेकिन पानी के घटने के बाद इसे दोबारा खोल दिया गया। इस बीच दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में ड्रोन से ली गई कुछ तस्वीरें सामने आई, जिससे कई बसें छत तक पानी में डूबी नजर आईं।
वहीं मयूर विहार की भी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई, जिससे एक बड़ा इलाका पानी में कई फीट डूबा नजर आया। वहां बन रहा एक पुल तो लगभग पानी में पूरी तरह से डूबा ही दिखा, जबकि उसके आसपास का इलाका भी एक दरिया की तरह दिखाई दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर है, जो अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अगर आगे बारिश से राहत मिलती है तो हालात कुछ सुधर जाएंगे। लेकिन सुबह हुई बारिश ने इस उम्मीद को भी तोड़ दिया, क्योंकि 3 घंटे हुई बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो पहले 205.45 मीटर था। हालांकि उम्मीद अभी भी यही है कि अगर बारिश नहीं हुई तो जल्द ही नदी का जलस्तर कम हो जाएगा। अभी भी फिलहाल यमुना नदी खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है, लेकिन जिस तरीके से अब यमुना नदी का बहाव है वो थोड़ा हल्का पड़ा है। वहीं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में पानी तो निकाल लिया गया, लेकिन वहां पर कीचड़ और मलबा फैला नजर आया, जिसकी वजह से वहां नदी किनारे खड़ी नावों को नुकसान पहुंचा। साथ ही रिहायशी इलाकों में मौजूद मकानों में भी मलबा भरा दिखाई दिया, जिसे निकालने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए तकनीक की मदद लेते हुए सड़क पार फैले मलबे को हटाने के लिए पानी की तेज बौछार का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे सड़क पर चिपका हुआ मलबा और कीचड़ पानी की धार के साथ बहता चला गया। इस दौरान एक आदमी पानी को सड़क पर पाइप के जरिए गिरा रहा था, जबकि दूसरा झाड़ू से उसे साफ कर रहा था। नीचे जा रहा है जल स्तर और बाढ़ का खतरा खत्म हो गया है, और यहाँ पर आप देखिए अब कीचड़ जमा है, जो अब प्रशासन की तरफ से हटाया जा रहा है। ठीक ऐसी ही तस्वीरें सलीमगढ़ फोर्ट के पास से भी सामने आई, जहां पानी निकलने के बाद मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तेज पानी की बौछारें यहाँ पर डाली जा रही हैं, चूंकि पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन कीचड़ अभी भी जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर चिपका हुआ है। वहीं शांतिवन से लेकर यमुना बाजार तक और उसके आगे की सड़क पर जलभराव खत्म होने से लोगों को राहत मिली है। इस बीच सैलाब में डूबी दिल्ली के बेगमपुर इलाके से हैरान करने देने वाली तस्वीरें भी सामने आई। वहां सड़क के किनारे चल रही एक महिला अचानक एक खुले हुए सीवर में गिर गई, जो करीब करीब कमर से ऊपर तक इस सीवर में एक झटके में समा गई। इस बीच वहां आसपास मौजूद लोग महिला की मदद के लिए दौड़ पड़े। ओहो, ये तो बहुत आराम से महेश भाई आराम से। जिस सड़क से ये महिला गुजर रही थी वहां आसपास पानी, कीचड़ और गंदगी थी, लिहाजा किनारे से होते हुए महिला पैदल जा रही थी। इसी बीच प्रशासन की लापरवाही इस महिला की जान पर भारी पड़ गई। गनीमत ये रही कि वहाँ मौजूद लोग फौरन मदद के लिए दौड़े और महिला को किसी तरह सीवर से बाहर खींचकर निकाला गया। यहाँ पे ना गड्ढा तो है, ये देखो तो। दिल्ली में फेल हुए ड्रेनेज सिस्टम और खुले हुए सीवर को लेकर इस दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई। दिल्ली में सैलाब का संकट खत्म होने के बाद भी सियासत उफान पर है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर केंद्र और हरियाणा की खट्टर सरकार को घेरा है और आईटीओ में यमुना पर बने बैराज को दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग की। दिल्ली को जो है बाढ़ में झोंकते रहो। मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता जो ट्वीट कर रहे हैं उनको भी कहूंगा, अगर आपकी नीयत साफ है तो आज भी समय है, आज इस बैराज को आप दिल्ली सरकार को दे दो। दिल्ली सरकार इसको अच्छे से चला भी लेगी, मेंटेन भी करेगी। इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी केजरीवाल के साथ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। यहाँ के लोगों को एक प्रकार से सुविधा मिले, राहत मिले, तो आप चले गए बेंगलुरु। ये दूसरी बहुत पीड़ा की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा। दिल्ली में बाढ़ के हालात को बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की नाकामी करार दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके को सील करने के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के मददगारों पर एक्शन जारी है। आईएसआई कनेक्शन के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ, एक कांस्टेबल समेत 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है।